हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को पता चल ही गया होगा, यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड एक बिग अपडेट आया है जो कि आपका स्टे वैकेंसी राउंड 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो आज बात करने वाले हैं प्रॉपरली स्टे वैकेंसी राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या शेड्यूल रहने वाला है और क्या क्या इस राउंड के अंदर आपका टर्म एंड कंडीशंस एंड रूल्स लागू होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मेरे को रेगुलरली मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि क्या सर रिवाइज्ड कट ऑफ आया है, और अगर आया है तो कितना आया है या नहीं आया है तो कब तक आएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपरली जो हमारा स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके अलावा इस स्टे वैकेंसी राउंड में कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या इसके रूल्स रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जिसको लेकर आप सब लोग परेशान हो कि सर रिवाइज्ड कट ऑफ कब आएगा और आएगा तो क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, मैं इस वीडियो के अंदर अभी जो यूपी के अंदर कॉलेजेस के अंदर वैकेंट सीट्स बची हैं उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड में समझाने वाला हूँ कि किस कॉलेज में कितना सीटें अभी वैकेंट है। बट बच्चों, ये जो मैं समझाने वाला हूँ वैकेंट सीट का, वो अभी जो मैं बताऊँगा वो बताऊँगा एज पर रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब कि बच्चों, जिन बच्चों को इस राउंड में कॉलेज मिला था उनको जो लखनऊ में फाइनल अपना रिपोर्टिंग करना था जिसका डेट था आपका 8 नवंबर, ठीक है। तो किन किन बच्चों ने वहाँ रिपोर्टिंग किया है और कौन से बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने सीट छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद अभी कुछ सीटें और भी इंक्रीज होंगी, ठीक है, जिनकी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि 10 नवंबर, ठीक है, वीडियो मैं आज ही डाल रहा हूँ 10 नवंबर को, बट इस वीडियो को जो शूट किया है मैंने वो 9 नवंबर को किया। इसलिए जो सीटें इंक्रीज होंगी वो जब कॉलेज का जो रिपोर्टिंग, क्योंकि बच्चों कॉलेज का जो रिपोर्टिंग का लास्ट डे है वो 10 नवंबर है, तो उसमें भी अभी बहुत से कैंडिडेट्स हमारे ऐसे रहेंगे जो किसी ना किसी रीजन की वजह से सीटों को छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो सीटें भी इंक्रीज होंगी, तो उसके बारे में जो डिटेल मिलेगा आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस एक सिंगल वीडियो के अंदर आपके सारे ही डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और बच्चों, इस वीडियो में उन कैंडिडेट्स के लिए भी बात करूंगा जो हमारे यूपी से अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या राजस्थान, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पर डिटेल में कुछ ज़रूरी बातों को समझाने वाला हूँ कि उन बच्चों को यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करना रहेगा या उन बच्चों के लिए क्या रूल्स एंड कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देर किए बिना पहले हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो आई है यूपी आयुष काउंसलिंग की ओर से, वो है आपका स्टे वैकेंसी राउंड 1 से रिलेटेड, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे राउंड 1 का शेड्यूल आ चुका है। अब वो शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्या क्या कंडीशंस उसके अंदर लागू की गई हैं या क्या रूल्स उसके बनाए गए हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है 11 नवंबर से, ठीक है। यानी कि कल से आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड का जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है वो हो रहा है आपका 11 नवंबर 2025 दोपहर 1 बजे से, ठीक है। जी हाँ, आपका जिन भी बच्चों को यूपी आयुष काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है उनको जो रजिस्ट्रेशन करने का जो यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11 नवंबर 2025 दोपहर 1 बजे से लेकर 13 यानी कि 13 नवंबर 2025 आपका शाम 6 बजे तक। तो बच्चों, जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो वो सभी बच्चे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 नवंबर दोपहर 1 बजे से लेकर आपका 13 नवंबर शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको टोटल 3 दिवस यानी कि 3 डेज़ का समय दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट, धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ठीक है, आपको जो सिक्योरिटी मनी कटाने का डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 11 नवंबर दोपहर 1 बजे से लेकर 14 यानी कि 14 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक डे बढ़ा दिया गया है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने का डेट 13 नवंबर है और सिक्योरिटी मनी जमा करने का लास्ट डेट 14 नवंबर यानी 14 नवंबर दोपहर 3 बजे तक है। तो सिक्योरिटी मनी में टोटल आपको 4 डेज का समय यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी शेड्यूल के लास्ट डेट का वेट ना करें कि भाई रजिस्ट्रेशन अभी कर लेते हैं, सिक्योरिटी मनी 14 को कटा देंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये यूपी आयुष काउंसलिंग का लास्ट राउंड ही इसको समझो, क्योंकि सीटें बहुत ही कम वैकेंट हैं। ठीक है, तो आप ये सोचकर ना बैठें कि 14 तारीख को हम लोग सिक्योरिटी मनी कटा देंगे, क्योंकि लास्ट डे होगा, बहुत ही ज़्यादा सर्वर दिक्कत करने वाला है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम यूपी के अंदर काउंसलिंग के अंदर रहती ही रहती है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए 14 तक का वेट ना करके 13 नवंबर तक अपना जो सिक्योरिटी मनी है उसको कटा लीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो भी आपका 13 नवंबर से लेकर 14 नवंबर दोपहर 3 बजे तक है। जी हाँ, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो होना है आपका 13 नवंबर 2025 से लेकर 14 नवंबर 2025 तक। ठीक है, आपको यहाँ पर मात्र 2 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद बच्चों जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो भी आपका 14 नवंबर शाम को 6 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 11 नवंबर दोपहर 1 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक। ठीक है, और सिक्योरिटी मनी कटाने का जो डेट है वो 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर दोपहर 3 बजे तक। ठीक है, इसके बाद जो आपका बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो भी 13 नवंबर से 14 नवंबर तक है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आनी है वो भी आपका 14 नवंबर शाम को 6 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो बच्चों चॉइस फिलिंग जो आपकी ओपन होगी वो ओपन होगी 14 यानी कि 14 नवंबर को। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आने के तुरंत बाद से आपका चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा और इसका जो क्लोजिंग टाइमिंग रहेगा चॉइस फिलिंग करने का वो रहेगा आपका 16 नवंबर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको टोटल चॉइस फिलिंग के अंदर जो समय दिया गया है वो 3 दिनों का दिया गया है। ठीक है, 14, 15 और 16 नवंबर। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग भी आपको अच्छे से करनी है, किस तरह से करनी है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों चॉइस फिलिंग हो गया, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा यानी कि फाइनल सीट अलॉटमेंट जो आनी है आपकी वो आनी है 17 नवंबर शाम 5 बजे तक। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 17 नवंबर शाम 5 बजे तक आ जाएगा। इसके बाद बच्चों जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है उन बच्चों को नोडल सेंटर यानी कि लखनऊ में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दिया गया है या जो समय दिया गया है वो रहने वाला है आपका 18 नवंबर से लेकर 19 नवंबर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मात्र 2 ही दिन का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा जो बच्चे हमारे बाहर से हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है। ठीक है, तो 2 दिन उनके लिए बहुत कम है, बट कैसे भी करके आपको इन 2 दिन के अंदर यहाँ पर नोडल सेंटर पर विजिट करके बच्चे का फाइनल रिपोर्टिंग कराना ही कराना होगा। अगर आपसे ये रिपोर्टिंग छूट जाता है तो आपका जो सिक्योरिटी मनी होगा जो कि हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग का 50,000 रुपये होता है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा और आप राउंड से भी बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो कि मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक प्लान या शेड्यूल बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों नोडल सेंटर पर फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो कॉलेज आपको मिला है उसमें रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट दी हुई है वो दी हुई है बच्चों आपका 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। ठीक है, शाम 5 बजे तक। ठीक है, मतलब नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद में जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाकर आपको अपना फाइनल रिपोर्टिंग करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको टोटल 3 दिवस का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों बेसिकली शेड्यूल। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शेड्यूल को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शेड्यूल के अंदर क्या ऐसे नियम दिए गए हैं, क्या ऐसे रूल्स में चेंजिंग किया गया है। ठीक है, उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों, शेड्यूल के अंदर जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये कही गई है
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्टे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग हेतु अहर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पर ये चीज़ क्लियर मेंशन कर दी गई है कि जिन भी बच्चों को यूपी आयुष काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 में सीट मिल गई है, वो बच्चे किसी भी कंडीशन में स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों ये डाउट आप निकाल दीजिए। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको सीट भी मिल गई है, बट आप उस सीट से खुश नहीं हो, तो आप स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकोगे, ऐसा नहीं है। आप यूपी आयुष काउंसलिंग से प्रॉपरली बाहर हो जाओगे, मतलब आप यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि बच्चों आपका राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु, मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हेतु स्टे वैकेंसी राउंड 1 की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों का सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को अगर किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट हो जाता है तो आपको बच्चों नोडल सेंटर पर जाकर अपना फाइनल रिपोर्टिंग करना ही करना होगा और सीट लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर आप नोडल सेंटर नहीं जाते हो या सीट छोड़ देते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी होगा 50,000 रुपये का, वो फॉरफिट यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, जो कि अभी पहले के राउंड्स में नहीं था। ठीक है, अभी तक आपके पास ऑप्शन था कि आप अपग्रेड कर सकते थे या नेक्स्ट राउंड में विदाउट अपना सिक्योरिटी मनी गवाए हुए अपना पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन इस राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको सीट लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छे से, शांति से आपको अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है अपने मार्क्स और अपने बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो कॉलेज आप चाहते हो वही कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट दिया है AACCC 2025 आयुष काउंसलिंग में अनहर अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब बच्चों जिन बच्चों ने AACCC की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और लास्ट राउंड में उनको अगर कोई सीट मिल गया था बट उन्होंने छोड़ दिया था, तो बच्चों AACCC के द्वारा एक लिस्ट जारी हुई थी, इन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, अगर किसी बच्चे का उस इन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में नेम आया है तो वो बच्चा किसी भी रूप से यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के पात्र नहीं होगा, मतलब वो किसी भी कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, स्टे वैकेंसी चक्र 1 में किसी भी तरह का पुनरावंटन अलाउ नहीं है। मतलब कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको अपग्रेड भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक यूपी आयुष काउंसलिंग के किसी भी राउंड में भाग नहीं लिया था, ठीक है, तो वो बच्चे अगर स्टे वैकेंसी राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको 2,000 रुपये का अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 50,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अभी तक यूपी आयुष काउंसलिंग में बने हुए हैं लेकिन उनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो उनको फिर से अपना 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना रहेगा। सिक्योरिटी मनी उनका वही रहेगा जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका एड्रेस दे दिया है, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज हैनीमैन चौराया, जहाँ पर आपका नोडल सेंटर है। वहाँ आपको सीट मिलने के बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इस शेड्यूल को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो कि हमारे यूपी से किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आपका बिहार, राजस्थान, ETC। ठीक है, तो बच्चों हमारे अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आपके महाराष्ट्र के बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बिहार के बहुत से बच्चे ऐसे हैं, MP के बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनको अपने स्टेट की काउंसलिंग में अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और अब वो चाहते हैं कि यूपी के अंदर उनके मार्क्स और उनके बजट के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अभी यूपी में सीटें अवेलेबल हैं बट उतनी सीटें नहीं हैं। ठीक है, सीटें तो हैं, अभी हो सकता है कि शेड्यूल अभी हो सकता है कि काउंसलिंग स्टार्ट होते होते सीटें और भी कुछ इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, बट अगर आपका मार्क्स अच्छा है
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 160 प्लस है, ठीक है, 160 प्लस है या 200 प्लस है, बट आपको अपने स्टेट में अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और आप चाहते हो कि यूपी में अभी आपको कोई अच्छे कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग या आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएं, ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो बच्चों अभी भी आपके लिए जो कॉलेजेस हैं वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। बट आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है और कौन सा कॉलेज ऐसा है जो आपको 100% मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर कॉन्टैक्ट करके मेरा हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आप भले ही किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या आप खुद यूपी के कैंडिडेट हो, ठीक है, तो बच्चों इस राउंड में जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि सीटें कैंडिडेट्स के हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और सीटें बहुत ही कम रहने वाली हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कॉलेजेस फिल करने हैं। चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है कि किसी भी तरह से आपसे आपका जो सीट है वो मिस ना हो, ठीक है। अब बच्चों आप वेट कर रहे होंगे कि सर आपने सारा चीज़ तो बता दिया लेकिन अभी तक आपने रिवाइज्ड कट ऑफ के रिगार्डिंग नहीं बताया है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि अभी बहुत से बच्चों में खलबली मची हुई है, आपने एक नोटिस देखा होगा जो कि बहुत ही तेज़ी से फॉरवर्ड हो रहा है, जो कि एक नोटिस आया था अभी 1-2 दिन पहले कि कट ऑफ रिड्यूस के रिगार्डिंग कॉलेजेस का NCISM से एक मीटिंग हुआ है, जिसके बाद NCISM ने एक फ़ैसला लिया है कि कट ऑफ जो है वो लगभग आपका 15 परसेंटाइल तक डाउन कर दिया जाए, है ना। उसके बाद में ये मैसेजेस बहुत ही जगह फॉरवर्ड हो चुका है, ठीक है। बट इसकी बच्चों में आपको एक्चुअलिटी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए नोटिस तो आया है लेकिन वो नोटिस कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता है, ठीक है। किसी भी नोटिस का महत्व तब होता है तब वो नोटिस किसी भी स्टेट के आयुष काउंसिलिंग के ऑफिशियली साइट पर अपलोड किया जाए या पब्लिश किया जाए, ठीक है। बट अभी तक ना ही NCISM की साइट पर ये नोटिस अवेलेबल है और ना ही यूपी स्टेट आयुष काउंसिलिंग की साइट पर अवेलेबल है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये नोटिस गलत है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मीटिंग तो हुआ है कट ऑफ रिडक्शन के लिए, ठीक है, बट अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, लेकिन हो सकता है ये नोटिस बन गया हो लेकिन कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में इसको शेयर कर दिया गया हो, ठीक है। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कट ऑफ तो रिड्यूस 100% होना ही होना है, उसका रीज़न भी जान लीजिए, क्योंकि ये नियम ऐसा लिया है इन्होंने। पहली चीज़ यहाँ पर ये बोल दी है कि जिन बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड राउंड में अगर सीट मिल गई थी या मिल गई है, वो बच्चे किसी भी कंडीशन में स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर बच्चे बचेंगे कहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को तो कॉलेज मिल ही चुका है, ठीक है, तो सीटें कहाँ जाएंगी। तो बच्चों कट ऑफ आपका 100% रिड्यूस होना है, लेकिन कब तक होगा और कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पहली चीज़, जैसा कि अभी जो शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा काउंसलिंग है वो 11 नवंबर को आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों कायदे में जो आपका रिडक्शन का नोटिस है, ठीक है, कट ऑफ रिडक्शन का जो नोटिस है वो आज किसी भी समय आ सकता है। अब वो नोटिस आपका मॉर्निंग में आ जाए, आफ्टर में आ जाए या इवनिंग तक आ जाए, ठीक है, बट ये नोटिस आना ज़रूर है, इसके बिना काउंसलिंग स्टार्ट होने का कोई भी महत्व नहीं बनता है, ठीक है। सेकंड चीज़, अब सर कितना कट ऑफ रिड्यूस होगा या कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली अगर हम लोग कट ऑफ का देखें, अगर आप पिछले 5 सालों का डाटा उठाकर देखोगे, ठीक है, तो आपका 10 परसेंटाइल तक कट ऑफ डाउन होता आया है, ठीक है, जिसमें से एक साल ऐसा हुआ था जिसमें 5 परसेंटाइल कट ऑफ डाउन किया गया था और एक साल ऐसा रहा था जिसमें कि कोई भी कट ऑफ डाउन नहीं हुआ था, ठीक है, बट वो कंडीशंस अलग थी, ठीक है। उस कंडीशंस में ऐसा था कि यूपी में सीटें बहुत ही कम बची थी क्योंकि लगभग यूपी के 10 से 20% कॉलेजेस का जो मान्यता था वो रोक दिया गया था। अब उनका मान्यता रोका गया मतलब उनको परमिशन नहीं दिया गया था, तो सीटें बची नहीं थी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ था वो रिड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है। बट अभी इस साल आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे ही कॉलेजेस को परमिशन दे दिया गया है, मात्र कुछ ही 1-2% कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका परमिशन रोका गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मंगल आयतन का आपने लास्ट राउंड में सुना था कि परमिशन मिल गया है और परमिशन वो कोर्ट से ले भी आया था, लेकिन उसको भी निरस्त कर दिया गया, उसको इस राउंड में पार्टिसिपेशन में नहीं रखा था, ठीक है। तो हो सकता है वो कॉलेज भी आपका इस राउंड में आ जाए, ठीक है, उसमें नहीं आया बट स्टे में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा बहुत कंडीशंस है, ठीक है। तो कट ऑफ इस साल रिड्यूस होना है क्योंकि ऑलमोस्ट कॉलेजेस को परमिशन मिला है। अब सवाल ये आ जाता है कि सर कितना होना है, ठीक है।
आपने लास्ट ईयर देखा होगा, लास्ट ईयर आपका 15 परसेंटाइल डाउन हुआ था स्टे वैकेंसी के अंदर, ठीक है। मतलब जिनका मतलब जो भी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, उनके लिए जो परसेंटाइल था वो 15 परसेंट तक रिड्यूस हुआ था। मतलब अगर आपका 50 परसेंटाइल आपके लिए, आपको पता है कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो 15 परसेंटाइल डाउन होने के बाद आपका कितना हुआ, लगभग 35%, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 15 परसेंटाइल तक डाउन जाएगा, बट हाँ इतना मैं आपको बता दूं कि 10 परसेंटाइल तक तो आपका डाउन जाना ही जाना है। मैंने बहुत चैनल्स पर देखा है कि 5 परसेंटाइल जाएगा। देखिए 5 परसेंटाइल का इस राउंड में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ जो डाउन जाना है वो 10 से 15 परसेंटाइल तक जाना ही जाना है। 15 नहीं भी गया तो 10 परसेंटाइल तक जाएगा ही जाएगा। अब आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप क्वालिफाइड होने वाले हो या नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये कट ऑफ तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी बच्चे हमारे बाहर किसी अदर स्टेट से, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने ही कैटेगरी में किसी अदर स्टेट में काउंट हो, तो आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वो जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 से बाद का ही बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का होगा तो आप लोग इस काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो। अब बच्चों अगर मैं फुल डिटेल दूंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और होने वाला है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बट आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब ज़्यादा देर किए बिना पहले आप लोग ये जान लो कि अभी जो लखनऊ में नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है उसके बाद कितने बच्चों ने सीटें छोड़ी हैं या किन किन कॉलेजेस में सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए, बाकी जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं हम यूपी के अब इस राउंड में, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में किन कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट बच रही हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। बट इसको जानने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि पहली चीज़ तो ये जो सीटें लिखी हुई हैं ये ब्लैक उससे ये हैं टोटल सीटें, मतलब कि इस कॉलेजेस को कितने सीटों पर परमिशन अलॉट थी। और इसके नीचे बच्चों ये जो है ये फर्स्ट राउंड का डाटा है कि फर्स्ट राउंड के बाद में जो सेकंड राउंड के लिए सीटें वैकेंट बची थी वो। इसके अलावा ये जो डाटा है ये है बच्चों अभी जो इस समय पर राउंड चल रहा है, यानी कि यूपी का राउंड 3, ये उसकी वैकेंट सीटें थी, ठीक है। बट और ये जो डाटा है, ठीक है, ये इस राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीटें वैकेंट बच रही हैं ये वो डाटा है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे यूपी आयुष काउंसलिंग का नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने का जो लास्ट डेट था वो था आपका 8 नवंबर 2025, यानी कि 8 नवंबर 2025, जो कि अभी फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये उसके अकॉर्डिंग है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीट मिलने के बाद भी उसको छोड़ दिया है, मतलब कि अपना जो लखनऊ में नोडल सेंटर है वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराई है, ठीक है। बट अभी जो कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का लास्ट डेट है वो है आपका 10 नवंबर, ठीक है। तो बच्चों अभी जो ये डाटा है उसके अकॉर्डिंग है कि जिन बच्चों को सीट मिलने के बाद भी उन्होंने लखनऊ रिपोर्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो ये बच्चों उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 10 नवंबर यानी कि 10 नवंबर, ठीक है। तो एक्चुअल जो सीटों का पता चलेगा वो 10 नवंबर के बाद में चलेगा। उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है कि कुछ सीटें आपका इंक्रीज़ हो जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो किसी न किसी रीज़न की वजह से किसी न किसी कॉलेज में सीटें छोड़ेंगे, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो इंक्रीजमेंट ऑफ फीस का हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो बट मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे सीटें छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि अगर इस राउंड में सीट छोड़ा तो उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि जब्त हो जाएगा। तो अगर उनको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना भी होगा, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी और 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना होगा, उसके बाद ही वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट फिर भी कहीं ना कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो कब पता चलेगा, वो हमारा पता चलेगा बच्चों 10 नवंबर के बाद में, ठीक है।
जब आपका ये कॉलेज रिपोर्टिंग भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बट अभी जो सीटें वैकेंट बच रही हैं, जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग नहीं किया उसके अकॉर्डिंग जो सीटें वैकेंट बच रही हैं उसको आप जान लीजिए। जैसे हमारा पहला कॉलेज है धन्वंतरी बरेली, इसके अंदर अभी टोटल 3 सीटें वैकेंट हैं। आरबी आयुर्वेदिक आगरा के अंदर 1 सीट वैकेंट है। कलावती के अंदर पहले भी 0 थी सेकंड में, और इस राउंड में भी 0 सीटें वैकेंट है, ठीक है। वैसे ही आपका श्री बाबू सिंह जयसिंह के अंदर टोटल 1 सीट वैकेंट है। संस्कृति के अंदर 2 सीटें वैकेंट है। एनक्राइट के अंदर आपका 0 सीटें वैकेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम फ्यूचर पर। फ्यूचर के अंदर आपका 1 सीट वैकेंट है। जीवन ज्योति अलीगढ़ के अंदर 0 सीट वैकेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस यानी कि IAMS के अंदर टोटल 1 सीट वैकेंट है। आपका चंद्रशेखर के अंदर 2 सीटें वैकेंट है। बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मऊ, इसके अंदर आपका टोटल 0 सीटें वैकेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी फरुखाबाद, इसके अंदर भी टोटल 1 सीट वैकेंट है। अर्नव के अंदर 1 सीट वैकेंट है। गंगाशील के अंदर 0 सीटें वैकेंट है, मतलब कि कोई भी सीट यहाँ पर नहीं बची है, ठीक है। श्री सत्या मुरादाबाद के अंदर 1 सीट है। प्रेम रघु के अंदर अब सीट कोई भी वैकेंट नहीं है। एपेक्स के अंदर यहाँ 1 सीट वैकेंट है। सर्वदेव के अंदर 0 सीटें हैं। आपका विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर के अंदर 2 सीटें वैकेंट है। SKS मथुरा के अंदर 1 सीट वैकेंट है। वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेदिक के अंदर 1 सीट वैकेंट है। आपका SCPM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गोंडा के अंदर 0। श्री राम आयुर्वेदिक मेरिट 0। आपका चरक आयुर्वेदिक मेरिट 0, ठीक है। इसके अलावा आपका महावीर आयुर्वेदिक के अंदर 1 सीट है। ईशान के अंदर 1 सीट है। दिव्या ज्योति के अंदर बच्चों अभी भी 5 सीटें वैकेंट है, ठीक है। दिव्या ज्योति में क्या था, फर्स्ट राउंड जब हुआ था तो इनका पूरा 100 सीटें भर गया था, ठीक है। बट 100% सीटें भरने के बाद भी हमारे 30 स्टूडेंट ऐसे रहे थे जिन्होंने सीट छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड राउंड हुआ तो सेकेंड राउंड के अंदर भी आपका बच्चों 100 सीट भर गया था। बट उसके बाद भी आपका 13 यानी 13 बच्चे ऐसे रहे थे जिन्होंने सीट छोड़ दिया था, ठीक है। इस राउंड के अंदर भी इनका 100 सीटें भरा है, लेकिन 5 बच्चों ने अभी भी इस कॉलेज को छोड़ दिया है, ठीक है। उसका रीज़न जान लीजिए। भले ही 5 सीटें बची हैं, इस कॉलेज को छोड़ने का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न रहा है वो रहा है इसका फ़ीस और हॉस्टल, ठीक है। इनका फ़ीस में क्या है, वैसे इनका जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फ़ीस आपको दिख रहा होगा वो है आपका 2,60,600। तो बच्चों ये फ़ीस में भी कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी तो 50,000 ले ही रहे हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर रीज़न रहा था वो रहा था हॉस्टल, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि इनका हॉस्टल है 1,10,000 रुपये, जो कि नॉन AC रूम है, ठीक है। और वहीं अगर कोई बच्चा AC रूम लेता है तो उसका जो हॉस्टल चार्ज है वो है आपका 1,50,000। लेकिन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट राउंड में ही जिन बच्चों को कॉलेज मिला और वो बच्चे अपने रिपोर्टिंग के लिए इस कॉलेज के अंदर गए, तो इस कॉलेज ने साफ साफ उनको बोल दिया कि भाई अगर आपको हमारा कॉलेज लेना है तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपको कोई भी नॉन AC रूम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको AC ही रूम लेना पड़ेगा। और AC रूम लेने के बाद भी जो उसका फ़ीस रहेगा हॉस्टल का वो रहेगा आपका 2 लाख रुपये पर ईयर इंक्लूडिंग विथ फूड, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ पर ईयर बच्चों बहुत होता है, ठीक है। सेकंड इन्होंने बोल दिया कि हॉस्टल वैसे इनका 1 साल के लिए मैंडेटरी था, लेकिन इन्होंने बोल दिया आपको पूरे 4.6 ईयर तक हॉस्टल कंपलसरी रहेगा और आपको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीज़न रहा था इस कॉलेज को बच्चों ने छोड़ा था। बट अच्छा कॉलेज है, अगर आपका बजट इतना अलाउ करता है तो आप ज़रूर इस कॉलेज को भरिएगा और आपका मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सरदार पटेल में लास्ट राउंड में 8 सीटें वैकेंटी, बट अभी इस स्टे वैकेंसी के लिए अब 0 सीटें बची हैं, ठीक है। GS हापुड़ के अंदर टोटल 1 सीट बची है। कृष्णा बिजनौर के अंदर 0। श्री कृष्ण बनारस में 1 सीट बची है। आपका RK आजमगढ़ के अंदर 0। श्री संतनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका भी 9 सीटें वैकेंट है, ठीक है। गोयल के अंदर 0। AN आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर 2 सीटें बची हैं। भगवंत के अंदर 1 बची है। रोहेलखंड के अंदर 0 सीटें हैं, ठीक है। वहीं भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 1 सीट बची है। ODM के अंदर आपका 2 सीटें बचा है। RK बरेली के अंदर 1 सीट बचा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जावित्री लखनऊ के अंदर 0 सीटें हैं। महाराणा प्रताप कानपुर के अंदर 1 सीट है। राजश्री के अंदर 0। श्री साई अलीगढ़ 0। आपका आम्रपाली उन्नाव के अंदर 3 सीटें अभी वैकेंट हैं, ठीक है। वहीं बापू युगराज के अंदर 0 है। विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बिजनौर के अंदर 0 है। संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका अभी टोटल 3 सीटें वैकेंट है, ठीक है। वहीं प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर 2 सीटें। ग्लोकल सहारनपुर के अंदर 2 सीटें। स्वाति हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर के अंदर अभी टोटल 13 सीटें वैकेंट हैं, ठीक है।
तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए बनेगी जिन बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा लो होगा, या फिर जो बच्चे अभी रिवाइज्ड कट ऑफ के अंदर क्वालिफाइड रैंक में आ जाएंगे, क्वालिफाइड क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है। फिर आपका डॉक्टर शकुंतला के अंदर 0, भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज JP नगर अमरोहा के अंदर टोटल 10 सीटें हैं, RGS के अंदर 0 है, प्रकाश के अंदर 0 है, बाबा विश्वनाथ के अंदर 1 सीट वैकेंट है। ठीक है। वही बात करें नेमीनाथ की, तो नेमीनाथ में 0 सीट है, ITM महाराजगंज में 1 सीट, कृतिका में 0, SK मिश्रा अनीता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के अंदर अभी बच्चों टोटल 11 सीटें वैकेंट है। ठीक है। डॉक्टर किशन गोपाल द्विवेदी झांसी के अंदर 6 सीटें वैकेंट है। वहीं शिवालिक के अंदर 0 सीटें हैं, IMT मेरठ के अंदर 0 सीटें, गुरु गोरखनाथ के अंदर 0 सीटें। वहीं बात करूं डॉक्टर सर्वेश शुक्ला 0, सत्यराज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर अभी 10 सीटें वैकेंट है। ठीक है। मेजर SG सिंह के अंदर 2 सीटें, द्रोणाचार्य के अंदर 7 सीटें, श्री रामचंद्र वैद्य के अंदर 0 सीटें। वहीं श्री धन्वंतरी के अंदर 0 सीट है। वहीं अगर हम बात करें मंगलायतन, तो बच्चों मंगलायतन एक ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है। ठीक है। इसको परमिशन मिला था। ठीक है। अभी आपने नेक्स्ट राउंड में देखा होगा, लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में किसको परमिशन दिया गया था, बहुत यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट भी किया था, लेकिन इसका परमिशन फिर से डिनाइल कर दिया है। ठीक है। तो बच्चों ये तो एक ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। बट अभी देखना ये रहेगा, हो सकता है कि स्टे वैकेंसी के क्योंकि अब स्टे वैकेंसी राउंड होने जा रहा है, तो शायद इस राउंड में इसको परमिशन मिल जाए, बट चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, NCISM की लिस्ट में भी और महायोगी गुरु गोरखनाथ की लिस्ट में भी। ठीक है। अब MD आयुर्वेदिक आगरा के अंदर 0 सीटें हैं, जीवक के अंदर 0 है, रामा आयुर्वेदिक कानपुर के अंदर 0 है, SAS आयुर्वेदिक बनारस के अंदर 0 है, CS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एटा के अंदर बच्चों अभी 25 सीटें वैकेंट है। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए बनेगा जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है। महाराणा प्रताप के अंदर 0 है, SRS आयुर्वेदिक के अंदर 0 है, सहारनपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर भी बच्चों अभी 26 सीटें वैकेंट है। ठीक है। डॉक्टर विजया के अंदर 2 सीटें हैं, कुंवर शेखर के अंदर 0 है, शाह में गोशिया माइनॉरिटी कॉलेज, इसके अंदर भी अभी 15 सीटें वैकेंट है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉलेज आ जाता है वो आ जाता है WTM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर अभी भी 33 सीटें वैकेंट हैं। ठीक है। इसके अलावा दून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 सीटें वैकेंट है। महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बच्चों ये कॉलेज लखनऊ का कॉलेज है, जो थर्ड राउंड में ऐड हुआ था, और ऐड होते ही इसका ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड राउंड में सीटें भर चुका है। 100 सीट का इसको परमिशन मिला था, बट अभी जो आगे के लिए सीट वैकेंट है, यहाँ पर टोटल 6 सीटें वैकेंट है। ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गए हमारी वैकेंट सीट की बात। ठीक है। जो मैं बता चुका हूँ कि अभी के जो डाटा के अनुसार है, मतलब जिन बच्चों ने फिजिकल रिपोर्टिंग की है या जिसने नहीं की है, उसके अकॉर्डिंग जो सीटें वैकेंट है, ये उसका एक्चुअल डाटा है। ठीक है। अभी इसमें कुछ सीटें वैकेंट का और काउंटिंग बढ़ सकता है, उसका पता कब चलेगा? 10 नवंबर को जब फाइनल रिपोर्टिंग का लास्ट डे होगा कॉलेज में, उसके बाद जो एक्चुअल सीटें बचेंगी उससे हम लोगों को पूरा अंदाज़ा लगेगा। जहाँ मैं मानता हूँ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 8 से लेकर 10 सीटें और वैकेंट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहूँगा जिन बच्चों का स्कोर भी लो है, ठीक है, और सेकंड उनका बजट भी लो है। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो डोकोरेट कोर्स करना चाहते हैं, BMS करना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट इतना अच्छा नहीं है कि वो 2 लाख या 2.5 लाख रुपए भी पर ईयर की फ़ीस में कोई कॉलेज अफोर्ड कर सके। ठीक है। तो उन बच्चों के लिए एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है, वो है आपका BHMS। ठीक है। BHMS भी एक अच्छा कोर्स है, इसको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इसको भी मौके मिल रहे हैं, और इसमें भी अभी मान्यताएं बढ़ रही हैं। ठीक है। तो बच्चों ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा बेटर है, बट दिक्कत क्या होती है, BHMS के नाम पर भी बहुत यूपी में पहली चीज़ तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम है, और जो है उनका भी फीस सिमिलर लगभग 1.5 से 2 लाख पहुंच जाता है। तो बच्चे फिर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि 20-30 हज़ार के चक्कर में हम अपना BMS क्यों छोड़ें, या फिर जिनका 1.5 लाख या 2 लाख भी नहीं हो पाता वो बेचारे नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक कॉलेज है जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जो कि है बेटा आपका सिंह साहब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है।
बच्चों ये कॉलेज डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के अंदर सिचुएटेड है और अभी इसके अंदर लगभग 20+ सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ तो एक लो बजट में अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अगर आपका बजट इतना हाईएस्ट नहीं है कि आप BMS ले सको, ठीक है, तो आप BHMS ले सकते हो और उसमें ये कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। फीस की बात करूँ, इस कॉलेज का जो फीस रहेगा पर ईयर का वो रहेगा 1,10,000 रुपीज़ पर ईयर, यानी कि 1,10,000 रुपये पर ईयर। 13,000 वन टाइम डेवलपमेंट चार्ज और 13,000 वन टाइम एडमिशन चार्ज, ठीक है। मतलब पहले साल आपका जो टोटल बजट बनेगा वो बनेगा 1,70,000 का। बाकी सेकेंड, थर्ड और लास्ट इसमें जो आपको फ़ीस देनी रहेगी वो 1,10,000 रुपये पर ईयर ही आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। सेकेंड, हॉस्टल मैंडेटरी नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हो तो नहीं भी ले सकते हो। हॉस्टल का भी इसका मिनिमम चार्ज है लगभग 60 से 70,000 रुपये पर ईयर। यहाँ पर इसका हॉस्टल चार्ज है जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ भी विज़िट कर सकते हो। बाकी अगर हमारा कोई भी बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है या यूपी में सीट लेना चाहता है, ठीक है, बट वो लेना चाहता है, तो डेफिनेटली मेरे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर कांटेक्ट मेरे से कर सकता है, ठीक है। और मैं उन बच्चों को खासकर बोलना चाहूँगा जो अभी कुछ मार्क्स से क्वालिफाइड नहीं है, बट रिवाइज कट ऑफ आने के बाद में अगर वो क्वालिफाइड हो जाते हैं और उनको यूपी में एडमिशन लेना है तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनको एक्चुअल डिटेल्स दूंगा और उनका एक पूरा कंप्लीटली मैं काउंसलिंग करा कर देने वाला हूं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी हेल्प या कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो ऑलवेज मेरे को कांटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो सो आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी ही जानकारी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आप जो स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल है यूपी आयुष काउंसलिंग का वो भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। रूल्स एंड कंडीशंस क्या रहने वाली है वो भी समझ चुके होंगे और किन किन कॉलेजेस में भी सीटें वैकेंट बच रही हैं वो भी समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा कितना परसेंटाइल तक कट ऑफ डाउन होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं तो ज़्यादा ज्ञान देना या ज़्यादा बताना वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर यूपी आयुष काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और नहीं समझ पा रहे हो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग या आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कॉलेजेस अभी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, ठीक है, और मेरे से पूरी जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये लास्ट राउंड है। जैसा कि अभी जो राउंड हुए हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत से कॉलेजेस में जो उनका गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड फीस था उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल फीस लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 2 लाख था तो बच्चों से 3 लाख लिया गया, किसी का 2.5 लाख था तो उन बच्चों से 4 लाख लिया गया है। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपको ऐसे कॉलेज में नहीं जाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बजट है 2 से 2.5 लाख, आपने कोई ऐसे कॉलेज डाल दिए जिनका एक्चुअल बजट तो 2 से 2.5 लाख है, बट आप जब रिपोर्टिंग करने जाते हो आपको पता चलता है कि नहीं वो कॉलेज तो आपसे 4 लाख रुपए मांग रहा है, आप नहीं देते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि आपका रिपोर्टिंग ही नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस से बचना चाहते हो, एक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी चाहते हो, तो आज ही हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके हमारे काउंसलिंग सेशन में ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट या फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।